अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स डिज़ाइन मॉडल ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में अगर इसकी वाकई ज़रूरत है तो इसकी मदद से बहुत अच्छी तब्दीली ला सकते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट में इजाफा हो सकता है और आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो इदारे के अंदर है उसको बेहतर किया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे ये प्रोग्राम मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और उन लोगों के लिए जो कि इदारों में ट्रेनर के तौर पे काम करते हैं। ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं और वो ट्रेनिंग उनका मेन फोकस है। तो वो इस प्रोग्राम से मदद ले सकते हैं, और वो लोग जो कि रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हैं और वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ISD मॉडल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अहमियत रखती है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे जो चैनल है, यूट्यूब का चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करें, वसीम जाहिद को, उसको लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ पे आपको सवालात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी समझ के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं कि ISD मॉडल क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इससे पहले भी एक मॉडल चला आ रहा था और उसका नाम है ADDIE मॉडल। और ADDIE का मतलब होता है कि ये एब्रीवेशन है एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन का। तो ये वही मॉडल है जिसकी अब ये मॉडर्न वर्जन है, जो कि आप 3 हिस्सों में इस प्रोसेस को देख रहे हैं। जो नीड्स एनालिसिस शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। ये परफॉर्मेंस एक इदारे की भी हो सकती है जिसमें खामियां हैं, और हमने उस इदारे में देख लिया है लोगों को इंसेंटिव्स दे के, और 360 डिग्री फीडबैक के ज़रिए हमने ये जान लिया है कि ये इसका ताल्लुक फीडबैक और इंसेंटिव से नहीं है, बल्कि वाकई ही ट्रेनिंग गैप्स के साथ है। तो हम उस इदारे के अंदर हम इसको गैप को फाइंड करते हैं कि अगर हमारी ख्वाहिश है कि हमारा इदारा जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक सतह तक वो परफॉर्म करे और वो नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह यही है कि एम्प्लॉयज़ में वो स्किल और वो नॉलेज नहीं है। तो हम उस पर उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर टास्क हैं, यानी जो काम एम्प्लॉयज़ करते हैं, उनकी जो जॉब है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर कोई खामी और कोताही है तो उसको जाना जाता है कि वो कौन सी वजूहत हैं इसकी वजह से वो जॉब्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और सबसे आखिर में पर्सनल ऐसे बजाते खुद एम्प्लॉयज़ का एनालाइज किया जाता है कि उनका नॉलेज और उनकी स्किल उस लेवल तक है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डिमांड है, और ऑर्गेनाइजेशन वो स्किल्स और नॉलेज को चाहता है कि एम्प्लॉयज़ में हों। तो ये पहला मरहला है जो कि नीड्स को हम उन ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। दूसरा मरहला होता है ट्रेनिंग, डिज़ाइन एंड डिलीवरी का। ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये उस मॉडल के मरकज़ी हिस्से में बैठा हुआ है, ये प्रोसेस सारा, जिसके अंदर हम देखते हैं क्या उसके मकासद क्या हैं। ट्रेनिंग बनाएंगे तो उसके क्या मकासद हैं, क्यों बनाएंगे, उससे क्या हम उससे हासिल वसूल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा, उनकी जो काम करने का तरीक़ाकार है उसमें क्या बेहतरी आएगी। तो ये बहुत वैलिड सवाल है जिसका जवाब हमने देना है। फिर ये देखना है उसमें कि उसमें कंटेंट्स उसके कौन कौन से अज्जा हैं जो उस ट्रेनिंग के उस मकसद को पूरा करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए, कौन कौन से लवाजमात हैं जिसको डालने से वो ट्रेनिंग कामयाब होगी। और ट्रेनिंग मेथड बहुत से तरीके होते हैं। हम बिलमुशाफा मुलाकात की सूरत में भी एक क्लास में भी लोगों को ट्रेन करते हैं, हम ऑनलाइन भी ट्रेन कर सकते हैं, सिमुलेशंस के नज़रिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, और जिसमें हम किसी एक्चुअल चीज़ को उसको लैब के इन्वायरमेंट में करने की कोशिश करते हैं। और हम जॉब रोटेशन भी कर सकते हैं, कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब शेडोइंग, बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये मेथड्स में आता है। और लर्निंग प्रिंसिपल का ताल्लुक बड़ा गहरा इस चीज़ से कि जिन लोगों को, जिन ग्रुप्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो किस अंदाज से इस ट्रेनिंग को परसीव करते हैं, किस अंदाज से उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, किस अंदाज से उसकी रफ्तार के साथ चलते हैं। तो वो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट और जो डाइवर्सिटी का कॉन्टेक्स्ट है, ये इसको हम मलहूज़ ख़ातिर रखेंगे कि सिर्फ मेथड्स ही नहीं, तरीके ही नहीं, बल्कि ये इस पूरी लोगों के और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एक समझने का अंदाज़ है उसको हम फॉलो कर रहे
ہیں نہیں کر رہے. اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر ہم اس ٹریننگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور سب سے آخر میں ٹریننگ ایویلیوشن. جب تک کہ ہم ایویلیوشن کو نہیں حاصل کر سکیں گے کہ ہم نے جو ٹریننگ کی ہے اور اس پہ ہم نے جو اپنا سرمایہ خرچ کیا ہے، اپنا ٹائم لگایا ہے، ہم نے اس پہ ریسورسز کا استعمال کیا ہے، تو اس کی جو کاسٹ ہے، اور اس سے پہلے جو ہماری پرفارمنس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہو رہے تھے، تو وہ کیا کاسٹ اس سے کم ہے؟ اگر تو کم ہے تو ٹریننگ کی کاسٹ اگر کم ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے مقاصد کو پورا کر لیا، کہ ہم نے اب اپنے ادارے کو سود مند بنایا ہے، وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے مارکیٹ میں، ہمارے کسٹمرز ہم سے خوش ہیں، اور ہمارے امپلائیز نہ صرف خوش ہیں بلکہ اچھے طریقے سے پرفارم بھی کر رہے ہیں. تو پہلے وہ کرائٹیریا ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے، جس میں کون سے اس کرائٹیریا میں لوگوں کو شامل کرنا ہے، امپلائیز کو شامل کرنا ہے، ان کی سیٹسفیکشن کو، ہم نے کسٹمرز کی سیٹسفیکشن کو، ہم نے اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے اوور آل جو مارکیٹ میں ہماری آرگنائزیشن کی پرسیپشن ہے اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کو دیکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہم شامل کریں گے تاکہ اس کو میجر کر سکیں، اور اس کو پھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں ایویلیوشن کو، جو کرائٹیریا جس بیس پہ ہم نے وہ کرنا ہے، جانچنا ہے اس پوری ایکٹیویٹی کو، وہ اس کو ہم ڈیزائن کریں گے. یہ بھی ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایروز یہ شو کرتے ہیں کہ ایک کلوزڈ لوپ ایک پروسیس ہے، یعنی ہم ایک چیز شروع کرتے ہیں اپنے ان پٹ سے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے آؤٹ پٹس ہم اس کو پاتے ہیں، اور پھر اس آؤٹ پٹ کی بیس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ماڈل بنایا تھا جس کا مقصد اپنے ادارے کی پرفارمنس کو، اپنے امپلائیز کی پرفارمنس کو، اور جو ٹاسک ہم کر رہے ہیں، جو جابس ہم کر رہے ہیں، اس کی پرفارمنس کو ہم نے بہتر کرنا تھا. تو اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو یہ ماڈل ہمارا کامیاب ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، البتہ بہتری لا سکتے ہیں، اس میں چینجز کر سکتے ہیں. اور اگر ہم خدا نخواستہ اس میں پورے ناکام ہو گئے تو پھر ہم اس کو آل ٹوگیدر اس پورے ماڈل کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اور نئے سرے سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بہتر ماڈل بنائیں جس کی وجہ سے ہم کامیابی حاصل کر سکیں. لیکن یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کی ایک کاسٹ ہے، اور ایک اچھے ٹریننگ پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پوری ڈیٹیلز تھیں آئی ایس ٹی ماڈل کے بارے میں. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام کی مدد سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، جسے آپ اپنی یونیورسٹی یا کالج کے اسائنمنٹ میں بھی اس کو آپ، اگر یہ آئی ایس ٹی ماڈل ڈسکس ہو رہا ہے تو آپ اسے اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹرینر ہیں، آپ ٹریننگ کی ونگ کو کسی آرگنائزیشن میں دیکھ رہے ہیں، آپ کی ٹریننگ کی ٹیم ہے، تو آپ ان کانسیپٹس کا استعمال کر کے اپنے پرفارمنس کو، آرگنائزیشن پرفارمنس کو، امپلائی پرفارمنس کو، اور اپنی جو کام کاج کی اپنے پرفارمنس کو، صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں میں اور ماڈل پروسیس سے کسی اور انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.